गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका शाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हमने अब तक हिंदी के 4 युगों के बारे में पढ़ा, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक वीरगाथा काल, आदिकाल हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, जिसमें राजाओं और राजकुमारों के शौर्य का, उनके युद्ध कला निपुणता का, युद्ध भूमि के जीवन वर्णन को कवियों ने अपने काव्य में वर्णित किया था। आदिकाल के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य की रचना हुई, नाथ जैन साहित्य जैन साहित्य की रचना हुई, तथा जो आदिकाल था जिसमें आदिम रचनाएं लिखी गई, साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं थी जिनमें रासो साहित्य को प्रमुख माना गया था। दूसरा युग हमने पढ़ा वो था पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इस युग में भक्ति से संबंधित, क्योंकि लगातार मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम धर्म के प्रभाव के बढ़ते जाने के कारण भारत में हिंदुत्व की भावना कमजोर पड़ती गई। उस भावना से जो हिंदुत्व की भावना में लगातार गिरावट आने और हिंदुओं के जो आत्मसम्मान गिरता जा रहा था, उसमें वे क्षीण होते जा रहे थे। अपने खिन्न मन को, अपने मन की खिन्नता को दूर करने के लिए वे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य की तरफ आकर्षित होते जा रहे थे, और अपने खिन्न मन को और मन की पराजयता को दूर करने के लिए वे ईश्वर आराधना में लग चुके थे। तो यह भक्ति काल था। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में जो आचार्य रामानंद हैं, स्वामी रामानंद के शिष्य जो निर्गुण और सगुण थे, कबीर, तुलसीदास, कबीर, संत पिप्पा, संत धन्ना और रैदास, सैन कवि, और ये कुछ प्रमुख कवि थे जिन्होंने भक्ति परंपरा को इस समाज में सगुण और निर्गुण मार्ग में प्रमुखता से फैलाया था, और जनमन में आपसी भेदभाव और निराशा वाली विचारधारा को त्यागने, ईश्वर में ध्यान लगाने और सांसारिकता को छोड़कर ईश्वरीय वस्तुओं की चाह अपने मन में रखने के लिए कवियों ने प्राय रचनाएं की और समाज को प्रेरित किया। फिर आगे हम देखते हैं कि अगला जो युग था वह था रीतिकाल। भारत उपमहाद्वीप में हिंदुस्तान में लगातार मुस्लिम संस्कृति के बढ़ते जाने के कारण जो मुगल साम्राज्य था उसका चरम देखने को मिलता है। अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर यानी शहजादा सलीम ने देश में विलासिता की प्रवृत्ति अपने सामंतों और अपने राज दरबार में फैला दी थी, और साहित्य, स्थापत्य, नृत्य कला और जो वाद्य यंत्रों को बजाने की कला है, संगीत कला, उसको बड़ा प्रोत्साहन दिया गया। मुगल दरबार की वैभवता, विलासिता और स्त्री जो प्रियता है, जो भोग रूप में स्त्री को भोगना, ये सारी विषमताएं जो कुरीतियां थी या रूढ़ियां थी वे समाज में बढ़ती जा रही थी। सामंतों और दरबार के अन्य लोगों ने भी जैसी राजा वैसी प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ की, और समाज में प्राय स्त्री का सामान्य स्थान हो गया। धार्मिक साहित्यों की बजाय भोग प्रधान साहित्य लिखे जाने लगे, जिसमें राग रंग और रस रंग, सुरा और सुंदरी का वर्णन किया जाता था। उसके बाद में आता है रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल के बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं विक्रमी संवत से लेकर अब तक के समय को माना जाता है, जिसमें 1850 ईस्वी सन के बाद भारतेंदु युग के जन्म के बाद 1858 से लेकर अब तक का जो समय है वह आधुनिक काल के अंदर वर्णित किया गया है। भारतेंदु इस आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने भारतेंदु युग की शुरुआत की थी। हिंदी साहित्य में काव्य
साहित्य था उसमें खड़ी बोली का जो काव्य साहित्य है उसमें ब्रज भाषा का, और गद्य साहित्य उपन्यास, कहानी लेखन, आलोचनात्मक ग्रंथ और पत्रिकाओं का संपादन प्राय इस युग में शुरू हुआ। और वही जो इन उपन्यास, कहानी, पत्रिका, निबंध और गद्य की जो विधा का बीज भारतेंदु युग में बोया गया, वह आगे चलकर द्विवेदी युग 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। और इसमें उपन्यास विधा, कहानी विधा, निबंध, गद्य, आलोचनात्मक गद्य साहित्य की रचना और इसमें खड़ी बोली को प्रमुख स्थान देना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये एक विलक्षण कार्य किया था कि हिंदी की खड़ी बोली है उसे व्याकरणिक शुद्धता, परिमार्जित रूप प्रदान करके साहित्य की भाषा बना दिया। और अनेक कवियों को अपनी पत्रिका सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक कवियों को हिंदी खड़ी बोली साहित्य में आने के लिए प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। फलस्वरूप अनेक कवियों ने इसमें कविताएं और गद्य, उपन्यास, निबंध, कहानियां, पत्रिकाएं लिखना शुरू किया। उसके बाद में अगला युग आता है छायावाद युग। छायावादी युग 1936 से 42 के समय को इसमें 1920 से 1926 तक के 1920 से 1936 के काल को जो है छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसके जनक या ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और सुमित्रानंद पंत को इस युग का विष्णु और निराला को इसमें महादेव शिव शंकर कहा जाता है। और इस युग की, आधुनिक युग की मीरा के रूप में माधवी वर्मा अपने काव्य के अंदर रहस्यात्मक अनुभूति और ईश्वर और प्रकृति के रहस्यात्मक रूप को प्रकट करने के लिए छायावादी कवियों को रहस्यात्मक कवि भी कहा गया है। इस युग के कवि छायावादी युग के कवि प्राय प्रकृति से अधिक तालमेल रखते थे। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य की हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रगतिवादी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रगतिवाद का तात्पर्य है मनुष्य मात्र की प्रगति, उसकी स्थिति और दशा में सुधार आना। ये प्रगतिवाद का प्रगति का प्रमुख अर्थ दिया जाता है। छायावादोत्तर काव्य धारा में सर्वप्रथम प्रगतिवाद की चर्चा की जाती है। सन 1936 में प्रगतिवाद को छायावादी काव्य धारा का अंतिम छोर कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसके बाद थोड़ा बहुत छायावादी साहित्य और दिखा गया। लेकिन 1935 से 1940 के मध्य जिस साहित्य का निर्माण किया गया उसे प्राय आलोचक कवियों ने प्रगतिवाद का नाम दिया। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर लिखा गया था। भारत के वे कवि जो पूंजीपति वर्ग, शोषक वर्ग और जमींदार प्रथा, सामंती प्रथा से त्रस्त थे, वे आम आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन से प्रभावित होकर, उनके संघर्षों से प्रभावित होकर जिस काव्य की रचना करते थे उसे प्रगतिवाद कहा गया। ये प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मानते थे कि इस समाज में पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग है और सामंत वर्ग है, वे लगातार राजशाही लोग हैं, वे लगातार अपने कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण करते जा रहे हैं। मिल मालिक है, मजदूरों का सर्वस्व शोषण करता नजर आता है। मजदूरों को कम तनख्वाह देता है, काम अधिक करवाता है और अपनी पूंजी के बल पर वह अपने उद्योग का सर्वस्व मालिक बनकर बैठ जाता है और उसके लाभ को अकेला भोगना चाहता है। इस युग में प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीपति वर्ग से विरोध करने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया, जिसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। इस युग में प्रगतिवादी काव्य में आगे है पहली इसकी प्रवृत्ति
शोषकों एवं पूंजीपति, शोषकों एवं पूंजीपति वर्ग का विरोध शोषक का अर्थ है कि जो निम्न वर्ग का, मजदूरों का, किसानों का और अपने नीचे काम करने वाले मध्य वर्गीय कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का जो लगातार शोषण करते रहते हैं, उन्हें अपनी अनैतिकता का शिकार बनाते हैं और उन्हीं पर सारा इल्जाम लगा देते हैं और कोप भाजन कर्मचारी वर्ग को करना पड़ता है। तो उस वर्ग की पैरवी करने के लिए इस युग के कवियों ने, जिनमें हिरानंद सच्चिदानंद, वात्स्यायन, केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि कवियों ने मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीपति वर्ग का जमकर विरोध किया। ये कवि कहते थे कि पूंजीपति वर्ग अधिक लाभ कमाने की इच्छा से मजदूरों का अधिक शोषण करता है, मजदूरों को उनका जो वेतन है वह कम देता है, व्यवसाय में पूंजी लगाकर वह अपने आप को उसका उस व्यवसाय का कल कारखाने का सर्वेसर्वा समझ लेता है, और जबकि सारी मेहनत और लाभ है वह मजदूरों के कारण ही उसे प्राप्त होता है। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीपतियों और जमींदारों को नष्ट कर देना चाहता है। दूसरी इसकी विशेषता है शोषित वर्ग के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं क्रांति का आह्वान। प्रगतिवादी कवि प्राय मानते हैं कि इस समाज में पूंजीपति वर्ग ने मजदूरों, किसानों, स्त्री वर्ग का अधिक से अधिक शोषण किया है, और इसी शोषण के कारण ये कवि प्राय मानते हैं कि शोषित वर्ग के प्रति किसी ने समाज में सहानुभूति नहीं दिखाई, और प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य में दलित और वंचित वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर उन्हें क्रांति के लिए एक विचार प्रकट किया है कि उन्हें लगातार अपने दशा को सुधारने के लिए लगातार क्रांति में लगा रहना पड़ेगा, अपनी आवाज को उठाना होगा। वस्तुतः प्रगतिवाद का जन्म ही शोषित, दलित तथा वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति के भाव से हुआ है। यही इसका मूल स्वरूप है। इस वर्ग के किसान मजदूर अछूत, नारी आदि का एवं मध्य वर्गीय कर्मचारी तथा अध्यापक मध्य वर्गीय कर्मचारी एवं अध्यापक के लिए प्रगतिवादी कवियों की सहानुभूति मिलती है। इस
विचारधारा के कवियों ने इन्हें सर्वाहार वर्ग कहकर संबोधित किया। फिर इसके बाद में अगला है यथार्थ पर बल, यथार्थवाद पर बल। यथार्थवाद से तात्पर्य है यथार्थवाद पर बल से तात्पर्य था कि छायावाद की कल्पना पदार्थों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी कविता में सामाजिक राजनीतिक समसामयिक देश काल की घटनाओं का यथार्थ रूप वास्तविकता प्रकट करना है। प्रगतिवादी कार्ल मार्क्स विचारधारा से प्रभावित होने के कारण वे मानते थे कि समाज में दलित वर्ग और किसान, मजदूर और नारी वर्ग का, मध्यवर्गीय कर्मचारी वर्ग का, पूंजीपति और जमींदार वर्ग और सामंत वर्ग जिस प्रकार शोषण कर रहे हैं, उनकी वस्तु स्थिति का अपने काव्य में जैसा देखा वैसा वर्णन किया जाए। ये यथार्थवाद पर बल था। यथार्थवाद पर बल के द्वारा प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ स्थिति का अपने काव्य में पूरा वर्णन करने की कोशिश की। इन कवियों ने समाज के सुंदर पक्ष को अपनी कविता में स्थापित न करने के बजाय जो समाज का भयावह रूप है, जिसमें एक सामर्थ्य वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग है, जो देश काल के जो उस समय की सामाजिक स्थितियां थी, उसमें अछूतों, दलितों और किसान वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, और एक जो वर्ग था जिसमें स्त्री पात्र आते हैं, उनके प्रति बिल्कुल दयनीय और विरोधी भावना प्रकट होती है। अतः इन घटनाओं को उद्घाटित करने पर लोगों में वर्तमान व्यवस्था को समूल नष्ट करने और क्रांति करने का भाव तीव्र होता है। अगली परिस्थिति है साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था का साम्यवादी व्यवस्था का यह योगदान भारत में एक प्रगतिवादी आंदोलन भारत में प्रगतिवाद पाश्चात्य देशों की देन है। जर्मनी के विचारक
कार्ल मार्क्स के विचारों एवं साहित्य से साहित्य भारतीय चिंतकों एवं साहित्यकारों ने पूंजीवाद एवं सामंतवाद का अंत एवं साम्यवाद, मजदूर हित का उदय करने का प्रयास किया। अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति के फलस्वरूप राजशाही का अंत हुआ और किसानों, कामगारों, मजदूरों की सरकार रूस में स्थापित हुई। प्रगतिवादी कवियों को भारतीय समाज में व्याप्त पूंजीवादी एवं सामंत व्यवस्था के विनाश के लिए साम्यवादी सिद्धांत ही अच्छा लगा और उन्हें लगा कि साम्यवाद और मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप ही भारत में पूंजीवाद, जमींदारवाद और सामंतवाद का अंत, सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा का अंत किया जा सकता है। गरीब, छोटे किसानों और मजदूर वर्ग का उत्थान इसी प्रकार हो सकता है। इसलिए अनेक प्रगतिवादी काव्यों का प्रतिरूप वहां की शासन व्यवस्था तथा लाल सेना के यशोगान से आप्लावित अर्थात प्रभावित दिखाई देता है। फिर इसके बाद है समाज के नवनिर्माण पर बल। समाज के नवनिर्माण पर बल। समाज के नवनिर्माण अर्थात समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी वर्ग प्राय संतुष्ट हों, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें और देश की उन्नति में भागीदारी को निभाएं। समय लगातार परिवर्तनशील है, अतः समय के साथ साथ जीवन तथा समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन आना जरूरी होता है और इस शाश्वत सत्य का निर्वाह करने के लिए समाज का स्वार्थी वर्ग फिर भी इसमें अपनी एकमतता नहीं करना चाहता। भारत में रूढ़िवादियों और अंधविश्वासों तथा सड़ी गली मान्यताओं के कारण देश का सड़ी गली मान्यताओं की प्रबलता के साथ साथ देश का अशिक्षित होता रहा है। भारत की लगभग जनसंख्या है वह आजादी से पूर्व अशिक्षित थी, परंपरागत रूढ़ियों, मान्यताओं और कुरीतियों पर विश्वास करती थी। अशिक्षित होने के कारण ही वह प्राय ईश्वर, धर्म और पुजारी वर्ग पर विश्वास करती थी। इसलिए अपनी विषमताओं, अपने अभावों की पूर्ति के लिए वे प्राय मंदिरों में जाकर भगवान पर आस्था रखते थे, तीर्थों की यात्रा किया करते थे, ईश्वरीय न्याय पर सदा विश्वास रखते थे और समाज के अंदर एक
एक प्रचलित वर्ग का ही जो प्रचलित वर्ग होता था, जैसे सामंत वर्ग है, जो राजशाही शासन है, उनका आधिपत्य रहता था। निम्न वर्ग को प्राय दबा और कुचल दिया जाता था। तो स्वार्थी तत्व भोली भाली जनता पर सदा से अनुचित लाभ उठाते आए थे और अशिक्षित होने के कारण वे अपने अधिकारों और अपने अधिकारों और अपनी जरूरतों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे। इसी कारण जो सामंत वर्ग है और पुजारी वर्ग है, वह अशिक्षित जनता और मजदूर वर्ग का, किसानों का लगातार फायदा उठाते रहते थे और उनका शोषण करते रहते थे। पुजारी वर्ग या महंत वर्ग इन दलित वर्ग और दलित शोषित और शोषकों के बीच में, पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग के बीच में एक कड़ी का काम करता था, बिचौलिए का काम करता था, जो प्राय पूंजीपतियों का प्रिय होता था और जो निम्न वर्ग है उसको प्राय ईश्वरीय न्याय पर अपनी आशा टिकाने के लिए कहता था। प्रगतिवादी कवियों ने पुरातनता का घोर विरोध किया और इसी के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करते थे और अपनी कविताओं के द्वारा, अपने कविता और साहित्य के द्वारा देश के हर क्षेत्र में घूम घूम कर वे प्राय मजदूरों, किसानों और शोषित वर्ग को एकजुट करने, क्रांति के लिए क्रांति का आह्वान करते थे। फिर अगला है नारी भावना। प्रगतिवादी कवि नारी के शोषण तथा उसकी उपेक्षा के प्रति काफी सचेत दिखाई देते हैं। वे शोषित व पीड़ित नारी को पुरुष की अधीनता से मुक्त करवाना चाहते हैं। इन कवियों का विचार है कि पुरुष और नारी को कंधे से कंधा मिलाकर ही इस समाज का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। वे नारी की दयनीय स्थिति से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे उसके उत्थान की कामना करते थे। प्रगतिवादी कवियों ने समाज में नारी वर्ग को प्रचलित सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने और पुरुष के बराबर का दर्जा दिलाने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रबल प्रचार किया और लगातार उन्होंने स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापनाएं की और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। फिर अगला है कि ईश्वर व धर्म के प्रति आस्था। धर्म के प्रगतिवादी कवि लगभग ईश्वर धर्म व परंपरागत प्रथाओं के प्रति विरोधी भाव रखते थे और अनास्था, ईश्वर व सनातन धर्म में अनास्था व्यक्त करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर और उसका न्याय और धर्म वे प्राय पूंजीपतियों के अधीन रहते हैं। पूंजीपति जैसा चाहे ईश्वरीय न्याय को मोड़ सकते थे, अर्थात उन्हें अपनी पूंजी पर पूर्ण अभिमान था कि वे जैसा चाहेंगे वैसा ही न्याय ईश्वर उनके लिए करेगा। ईश्वरीय न्याय के प्रति प्राय माना जाता था कि उस समय के जो महंत और पुजारी वर्ग होता था वह पूंजीपति वर्ग से लाभ प्राप्त करने के लिए प्राय न्याय में गड़बड़ी करते थे और इसी के कारण समाज में प्राय इस वर्ग के लिए, पुजारी वर्ग के लिए भी प्रगतिवादी कवियों ने प्रबल विरोध किया है। इसी में हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स के काव्य हैं, साहित्य, उसमें देखने को मिलता है कि जो पश्चिम में चर्च के जो पादरी हुआ करते थे, पोप हुआ करते थे, वे प्राय ईश्वरीय न्याय के प्रति शोषित वर्ग को लगातार ढाढ़स बंधाते थे कि तुम्हें ईश्वरीय न्याय को
का इंतजार करना चाहिए। ईश्वर इन लोगों का न्याय अपने आप करेगा। और गरीब और शोषित लोगों को और ज्यादा दुखी करते थे, व्यतीत करते थे। उनकी जो सहन शक्ति है उसकी जमकर परीक्षा लेते थे। वहीं वे पूंजीपति और सामंत वर्ग से रुपए पैसे और दान दक्षिणा देकर उनके पक्ष में न्यायिक व्यवस्था करते थे और वे दोनों के बीच में एक बिचौलिए का काम करते थे। कुछ रुपए पैसे इत्यादि लेकर पुजारी वर्ग है वह सामंती व्यवस्था को पोषण प्रदान करता रहता था। ईश्वर व धर्म के लंबे समय से मानव जाति का अमंगल ही ईश्वर व धर्म लंबे समय से प्रगतिवादी कवियों का विचार था कि ईश्वर व धर्म लंबे समय से मनुष्य जाति का अमंगल ही करता आया है। वह दलित, किसान, मजदूर और स्त्री का प्राय अमंगल ही करता रहा है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और स्त्री वर्ग के लिए प्राय कोई फलकारी काम या मंगलकारी काम नहीं किया। प्राय पूंजीवादी व सामंतवादी लोग ईश्वर व धर्म के नाम पर निम्न वर्ग का लगातार शोषण करते रहे। इन कवियों का यह विचार भी है कि धर्म तथा ईश्वर में आस्था मनुष्य को निराशा की ओर ले जाती है और वह भाग्यवादी बनकर निरंतर अपनी विषम परिस्थितियों को भोगता रहता है और वह कभी क्रांति का स्वर या अपने अभावों के प्रति कभी सचेत नहीं हो पाता। अतः ईश्वर व धर्म को त्याग कर ही समाज का कल्याण हो सकता है। मनुष्य जाति अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है जब वह धर्म की आस्था को छोड़कर कर्म प्रधान बन जाए। अगला है लोक जीवन का वर्णन। लोक जीवन का वर्णन प्रगतिवादी काव्य में लोक जीवन का बड़ा ही सुंदर तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। छायावादी कवियों के समान इन कवियों ने ग्रामीण जीवन की असंख्य छवियों को अपने काव्य में, अपने उपन्यास में, कहानियों में अंकित किया। मुंशी प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं वह मुंशी प्रेमचंद की ग्रामीण जीवन और मध्य वर्गीय कर्मचारी वर्ग पर जितनी कहानियां लिखी गई हैं, किसानों, मजदूरों और स्त्री पात्रों पर जो कहानियां लिखी गई हैं वे प्राय उनकी जो विषम परिस्थितियां हैं और पूंजीपति वर्ग का समाज पर जो आधिपत्य है उसको साफ साफ दर्शाते हैं। विशेषकर पंत, सुमित्रानंद पंत, रामविलास शर्मा तथा नागार्जुन जैसे कवियों ने अपने काव्य रचनाओं में ग्राम तथा प्रांतीय जीवन के जागते चित्र प्रस्तुत किए हैं। कहीं तो ये कवि संध्याकालीन सावन की मेघ मल्हारों में आला उदल का संगीत प्रस्तुत करते हैं, अर्थात क्रांति का और ओज गुण वाली कविताओं का स्वर मुखरित करते हैं। तो कहीं गंगा स्नान, खेतों में काम करने वाली कृषक बालाओं का, खेतों व खलिहानों आदि का इन कवियों ने प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है। अगली विशेषता है इनकी कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण में प्रगतिवादी कवियों ने समाज के हितकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए सरल सहज भाषा में उनका वर्णन किया और इसी सरल सहज और व्यवहारिक भाषा को अपनाने के लिए उन्होंने सामान्य ग्रामीण जनजीवन की भाषा, उनकी बोलियों से मिलते जुलते शब्दों को अपने काव्य में, हिंदी काव्य में स्थान दिया। शब्द शिल्पी सुमित्रानंद पंत ने संस्कृत शब्दों अथवा सुकुमार व्यंजक शब्दों के स्थान पर सामान्य बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग अपने काव्य में किया। निराला जी की भिक्षु कविता भाषा की आदर्श बन गई है। यही नहीं, अपना जागरण संदेश वे सर्वसाधारण तक पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं
का अथवा प्रादेशिक बोलियों में अज्ञे जी ने हिरानी सचिन वासन अज्ञे जी ने इनका प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी के अधिकांश अवधि काव्य में प्रगतिवादी विचारों की अनुगूंज सहज सुनी जा सकती है। फिर आगे है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि